हेलो फ्रेंड्स, ट्रिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हिंदी का पारंपरिक रंगमंच इसके लेक्चर 2 को देखेंगे। लेक्चर 1 में हमने काफ़ी बातें की थी। अगर आपने लेक्चर 1 नहीं देखा तो प्लीज़ लेक्चर 1 को भी आप ज़रूर देख लें। तो आज की इस वीडियो में हम लेक्चर 2 की बात कर रहे हैं, जिसमें हम कई इंपॉर्टेंट बातें करेंगे। आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो है पारंपरिक रंगमंच की सामान्य प्रवृत्तियाँ। सभी लेक्चर एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। पहला लेक्चर अगर आपने पढ़ा है तो काफ़ी बेटर तरीके से आप इस टॉपिक को कवर कर पाएंगे, समझ पाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर जो पारंपरिक रंगमंच है, जो लंबे समय से चला आ रहा है, उसकी सामान्य प्रवृत्तियाँ क्या हैं। सामान्य प्रवृत्तियों का मतलब है आखिर वो कौन से तौर तरीके हैं जो कि सदा से ही बने रहे हैं पारंपरिक रंगमंच में। डायरेक्टली टॉपिक पर आ रहे हैं। प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहना, इंपॉर्टेंट वीडियो है और यहाँ पे थोड़ा सा समझना डिफ़िकल्ट होता है, तो प्लीज़ आप एंड तक बने रहें, सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। पारंपरिक नाट्य परंपरा प्रधानतः मौखिक रही है और इसलिए इसके आलेख सुरक्षित नहीं रह सके, परंतु फिर भी अभिव्यक्ति की विविधता, संपन्नता और परिणाम की दृष्टि से बहुत समृद्ध है। देखो दोस्तों, जो पारंपरिक नाट्य परंपरा रही है, मतलब जो रंगमंच वगैरह किया जाता था, नाटक वगैरह जो बहुत पुराने समय से, उसकी जो परंपरा रही है, जो लंबे समय से चले आ रहे हैं नाटक, वो मौखिक रहे हैं। मतलब और लोगों ने ओरली या प्रैक्टिस के द्वारा उनको सीख लिया है, बट कहीं लिखा हुआ, स्पष्ट रूप से कहीं लिखा हुआ नहीं मिलता है। लेकिन फिर भी ये जो पारंपरिक नाट्य परंपरा रही है, काफ़ी ये संपन्न है। इसमें कई अच्छे तौर तरीके अपनाए जाते हैं जो कि काफ़ी सही हैं। लेकिन अधिकतर यह माना जाता है कि जो पारंपरिक नाटक एक रूप विहीन कृति होती है और उसकी रचना में कोई नियम और व्यवहार नहीं होते, परंतु भारतीय पारंपरिक रंगमंच में ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि हालांकि भारतीय पारंपरिक रंगमंच है, उसमें ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नियम वगैरह नहीं है। युगों से चले आने वाले हमारे पारंपरिक नाट्य रूपों से में सुनिश्चित नियम और रूढ़ियां हैं और अलग-अलग प्रदेशों तथा शैलियों के नाट्य रूपों में कुछ प्रवृत्तियां समान हैं। यहाँ पर दो चीज़ें आ रही हैं, प्लीज़ कंफ्यूज मत होइए। पहले यहाँ पर मैंने पहले पैराग्राफ में आपको थोड़ा सा समझाया कि जो पारंपरिक नाट्य परंपरा होती है, उसके जो नियम वगैरह होते हैं वो लिखित नहीं होते, वो मौखिक होते हैं। बट अगर हम नॉर्मली देखें तो नॉर्मली तो ये माना जाता है कि पारंपरिक रंगमंच में तो नियम वगैरह होते ही नहीं, चाहे चाहे वो मौखिक हो चाहे आलिखित हो। लेकिन भारतीय रंगमंच में हम क्या देखते हैं कि भले ही ज़्यादा लिखा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी मौखिक रूप से ही हम भारतीय रंगमंच में पारंपरिक रंगमंच में बहुत अच्छे तौर तरीके देखते हैं, नियम वगैरह देखने को हमें मिलते हैं। और हाँ, जो भरत मुनि का जो नाट्य शास्त्र था, और उसमें भी हमें कई सारी चीज़ें लिखी हुई मिलती हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम पारंपरिक रंगमंच की सामान्य प्रवृत्तियों में हम यहाँ पर पहले बात कर रहे हैं कथानक और विषय वस्तु की। ये जो रंगमंच होते हैं नॉर्मली, इसमें कथानक और विषय, इनकी विषय वस्तु क्या होती है, ठीक है, मतलब ये किसके ऊपर बेस्ड होते हैं। तो पारंपरिक रंगमंच में 3 प्रकार की कथा वस्तु मिलती है। पौराणिक कथाओं या पात्रों से संबंध। दूसरे, पहला है पौराणिक, जो पुरानी जो कथाएं हैं उनसे प्रभावित होते हैं ये। दूसरे, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों की प्रतिक्रिया स्वरूप यथार्थ जीवन को प्रदर्शित करने वाली कथा में। तीसरे, प्रेम और शौर्य के आख्यान। मतलब यह है कि जो पारंपरिक रंगमंच है उसमें क्या चीज़ें शामिल होती हैं, उसकी विषय वस्तु क्या होता है। विषय वस्तु का मतलब समझिए कि कोई चीज़ है तो उसके मेन चीज़ क्या है, विषय वस्तु मतलब उसका सब्जेक्ट क्या है, उसमें क्या चीज़ें मेन रूप से शामिल होती हैं। तो जो पारंपरिक रंगमंच है, जो पुराना जो रंगमंच रहा है वर्तमान समय तक, वो 3 चीज़ों से प्रभावित रहता है। उसमें 3 तरह की कथा वस्तु तो देखने को मिलती ही मिलती है। पहली है पौराणिक कथाएँ, जो पुरानी कथा वगैरह हैं या पुराने जो पात्र हैं, किरदार वगैरह, वो देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो सामाजिक और जो आर्थिक परिस्थितियाँ होती हैं, उनसे भी वो प्रभावित होते हैं। मतलब जो यथार्थ जीवन में जो चीज़ें घट घट रही होती हैं, वो अपनी अपनी कथा में या अपने जो रंगमंच है उसमें उन चीज़ों को शामिल करते हैं। देखो दोस्तों, वर्तमान में जैसे कि कई सारी घटनाएँ घट रही हैं, तो रंगमंच में जो नाटक वगैरह होते हैं उसमें वर्तमान घटनाओं को भी शामिल किया जाता है। तो पारंपरिक रंगमंच में जो वर्तमान, जो हकीकत में यथार्थ जीवन का मतलब होता है हकीकत में, ठीक है, रियलिस्टिक, मतलब जो हकीकत में जो घटनाएँ घट रही हैं उनको भी शामिल किया जाता है। पुराने जो किरदार हैं वो भी होते हैं। तीसरा है प्रेम और शौर्य। कई बार ऐसे नाटक देखने को मिलते हैं जो प्रेम और वीरता के ऊपर आधारित होते हैं।
जिसमें बड़ा बड़ा मतलब आख्यान, मतलब कई सारी बातें की जाती हैं शौर्य वगैरह की। धार्मिक नाटकों में पौराणिक कथानकों का प्रयोग किया जाता है। जो धार्मिक नाटक होते हैं नॉर्मली, उसमें जो पुराने किरदार हैं उनको शामिल किया जाता है, जो ग्रंथ वगैरह में लिखे हुए हैं। रामचरित्र, कृष्ण कथा, सत्य हरिश्चंद्र और प्रहलाद चरित्र के कथानक असम से केरल तक हर नाट्य रूप में अभिनीत होते हैं। लोक कथानकों पर आधारित नाट्य रूपों में भी पौराणिक कथानकों से संबंधित नाटक अवश्य खेले जाते हैं। जैसे मांच पद्धति में राम लीला मांच, नौटंकी में रामायण अथवा सत्य हरिश्चंद्र जैसे नाटक। तो देखिए दोस्तों, कहने का मतलब है कि जब कोई धार्मिक नाटक आयोजित किया जाता है तो उसमें क्या होता है, जो पुरानी चीज़ें हैं, जो पुराने किरदार हैं, उनको मेनली लिया जाता है और ये हर जगह सेम होते हैं। मतलब अगर असम में रामायण पर आधारित कोई नाटक किया जा रहा है तो रामायण में जो किरदार हैं, राम सीता लक्ष्मण, ये तो होंगे ही होंगे, रावण, ये तो किरदार होंगे ही होंगे, ठीक है, इसमें बदलाव नहीं होता है, वो लगभग सेम होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कहा जा रहा है कि कई बार जो कथानक होते हैं, जो लोक नाट्य होते हैं, उसमें क्या होता है, स्थानीय नाट्य वगैरह होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि स्थानीय जो पद्धतियाँ हैं उनको अपना कर भी कई बार नाटक वगैरह किया जाता है। जैसे कि रामलीला हो गया, रामायण हो गया। अगर ये इन्हें सही तौर पर, धार्मिक तौर पर किया जाएगा तो ये ऐसे रंगमंच है जिसमें बिल्कुल भी बदलाव नहीं हो सकता। धर्म में जो कुछ लिखा होगा, धर्मशास्त्र वगैरह में, उसके अकॉर्डिंग जो भी गीत मतलब किताब है उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें की जाएंगी। किताब का मतलब यहाँ पे हटाओ एक मिनट, किताब नहीं, मतलब रामलीला या रामायण वगैरह को अगर धार्मिक रूप से किया जाता है तो धर्म में जो भी बातें बताई गई हैं, धर्म के अनुसार जो कथा वगैरह है, उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल सही सही किया जाएगा। लेकिन जब स्थानीय पद्धतियों के हिसाब से जो लोक कथानक होते हैं, लोगों को हंसाने वगैरह के लिए, लोगों को थोड़ा मनोरंजित करने के लिए, जब वो थोड़ा स्थानीय पद्धतियों को अपना लेते हैं तो वो इस तरह से भी मतलब लोक रंगमंच सजाते हैं, पारंपरिक रंगमंच सजाते हैं। जैसे कि रामलीला मंच, ये क्या है, कुछ स्थानीय तरीके हैं जिसको रामलीला में मिला दिया गया है। नौटंकी में रामायण, मतलब ऐसे नौटंकी की गई है जिसमें कि थोड़ा सा लोगों का मनोरंजन होगा। तो यहाँ पर हमने बात की कि एक पारंपरिक रंगमंच में क्या चीज़ें, क्या विषय वस्तु होती है, उसकी क्या कथा वगैरह होती है। अब हम इसी में बात कर रहे हैं इसकी जो जो सामान्य प्रवृत्ति थी यहाँ पर, सामान्य पारंपरिक रंगमंच की, इसी में हम बात कर रहे हैं संवाद और भाषा शैली की, कि आखिर पारंपरिक रंगमंच में संवाद कैसे होता है, भाषा शैली, बोलने का तरीका क्या होता है, ये सारी बातें हम कर रहे हैं। पारंपरिक नाट्य रूपों में संवादों का स्वरूप, और संवाद मतलब होता है बोलना, बात करना, और उनका नाटकीय प्रयोजन पात्रों का परिचय देने अथवा दृश्य वर्णन करने का भी होता है। मतलब ये है कि जो पारंपरिक नाट्य रूप होते हैं, मतलब पारंपरिक नाटक वगैरह होते हैं, उसमें बातचीत होती है, उसमें जो भी किरदार आता है उसका वर्णन किया जाता है कि ये व्यक्ति ये किरदार अपनाया है इसने, और ये सारी चीज़ें मतलब की जाती हैं। बहुत से जो पात्र होते हैं, पात्र मतलब समझ रहे हैं ना, किरदार, ठीक है, जैसे आर्टिस्ट वगैरह हैं जो नाटक कर रहे हैं, वो बहुत से पात्र रंगमंच के बाहर घटी घटनाओं का परिचय देते हैं। मतलब स्टेज पर आते हैं, मंच पर आते हैं, तो रंगमंच के बाहर एरिया में या क्षेत्र में या देश में जो घटनाएं घटती हैं उनका भी वर्णन करते हैं। संवाद, पद्य और गद्य, पद और गद्य आपने पढ़ा है ना, तो ये तरीके हैं बोलने के। कई बार मुहावरों का प्रयोग किया जाता है संवाद करने में, कई बार बिल्कुल सिंपल सेंटेंस बोल दिए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें संवाद में, कम्युनिकेशन में शामिल होती हैं। लोकगीतों की धुनों में भी संवाद की दृष्टि से एक अन्य विशेषता यह है कि नाटक की अनेक कथा स्थितियों में पात्र अकेला मंच पर छोड़ दिया जाता है और लंबे स्वगत कथन प्रस्तुत करता है। मतलब ये है दोस्तों, देखो, गीतों वगैरह का प्रयोग होता है, लोकगीत वगैरह भी होते हैं, लेकिन साथ में यहाँ पे बात की जा रही है कि कई बार क्या होता है, सिर्फ एक व्यक्ति ही मंच पर रहता है और वो बहुत बड़ी कथा सुनाकर चला जाता है। मतलब ये कि वो बहुत लंबी कहानी समझाकर जाता है। कई बार होता है ना कि एक व्यक्ति आता है जो सारी चीज़ों को मैनेज करता है, कि ये वाला व्यक्ति ये किरदार अपना रहा है, ये व्यक्ति ये ऐसा किरदार अपनाया है। बीच में जैसे कि आपने महाभारत देखी होगी, तो एक बीच में एक काल नाम का कोई आता है ना, एक व्यक्ति जो दिखाई नहीं देता, वो आपको समझाने के लिए आता है। तो उसी तरह रंगमंच में क्या होता है कि एक व्यक्ति आता है जो कई सारी बातें कहता है, ठीक है। पारंपरिक नाट्य में, जो पारंपरिक नाटक कह लो, रंगमंच कह लो,
पारंपरिक नाट्य में संवादों की शुद्धता और सही सही दोहराने पर बहुत जोर नहीं दिया जाता। कभी तो संवाद लिखे होते ही नहीं, अभिनेता अभिनेता मतलब जो व्यक्ति है, जो हीरो है, जो लोग हैं, किरदार हैं, स्वतः अपने आप ही घटना के अनुसार संवादों की रचना कर लेता है अथवा लिखित संवादों में परिवर्तन कर लेता है। पारंपरिक नाट्य रूप क्षेत्रीय भाषाओं में प्रस्तुत किए जाते हैं। देखो दोस्तों, कहने का मतलब है कि जो पारंपरिक नाट्य होते हैं, जो नॉर्मली जो रंगमंच वगैरह सजाए जाते हैं, नौटंकी वगैरह की जाती है, उसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा जोर इस बात पर नहीं दिया जाता कि आपको जो भी स्क्रिप्ट दी गई है बोलने के लिए, आपको बस बिल्कुल वैसे ही बोलना है, जो आपको सिखाया गया है बिल्कुल आपको वैसा ही स्टेज पर जाकर बोलना है। इस पर बहुत ज़्यादा दबाव नहीं डाला जाता। मतलब ये है कि जो अभिनेता है, जो किरदार अपना रखा है जिस व्यक्ति ने, जो पात्र वगैरह हैं, वो अपने आप ही जाकर थोड़ा बहुत हेर फेर कर लेते हैं। कई बार उन्हें लिख कर दिया जाता है कि आपको ये डायलॉग बोलने हैं, लेकिन फिर वो लोग अपने आप ही जनता को देखकर, लोगों को देखकर अपने आप ही कई चीज़ें बदल देते हैं स्टेज पर जाकर ही। तो ये सारी चीज़ें पारंपरिक नाट्य में हमें देखने को मिलती है, पारंपरिक रंगमंच में देखने को मिलती है। और स्पेशली यहाँ पर कहा गया है, जो पारंपरिक नाट्य होते हैं वो क्षेत्रीय भाषाओं से प्रभावित होते हैं। मतलब कि अगर आगरा में हम रहते हैं तो नाट्य शास्त्र आगरा की भाषा से प्रभावित होंगे, और अगर हम इलाहाबाद में रहते हैं तो इलाहाबाद की भाषा से नाट्य शास्त्र प्रभावित होंगे। तो ये क्षेत्रीय भाषाएं होती हैं। तो यहाँ तक हमने रंगमंच की एक अन्य प्रवृत्ति को देख लिया जो नॉर्मली होता है। देखो, रंगमंच की सामान्य प्रवृत्ति का मतलब पहले समझ लो। सामान्य प्रवृत्ति का मतलब है कि क्या चीज़ें कॉमन होती हैं। तो कॉमन ये है कि कथानक विषय वस्तु होती है। विषय वस्तु क्या चीज़ कॉमन होती है कि कुछ पुरानी कथाएं हैं उससे प्रभावित होते हैं, समाज में जो चीज़ें चल रही हैं उससे प्रभावित होती है रंगमंच वगैरह। और जो प्रेम हो गया, शौर्य हो गया, इसके ऊपर कई सारी कहानियाँ हैं तो उनसे प्रभावित होती है रंगमंच की कहानियाँ। ठीक है, नाटक वगैरह, ये जो पारंपरिक नाटक हैं वो। संवाद कैसा होता है, भाषा शैली कैसी होती है, ये मैंने आपको बता दिया। शॉर्ट में कहा जाए तो स्थानीय भाषा से प्रभावित होती है। अब इसी में हम आगे पढ़ रहे हैं नाट्यालेख। इन नाट्य रूपों का पाठ्य अंश बिल्कुल सुनिश्चित और स्थिर नहीं होता। लिखित पाठ्य का प्रयोग करने पर भी उनको बदलते जाना एक स्वाभाविक सी बात है। जो पात्र होते हैं, जो किरदार होते हैं, वो सदा लिखित पाठ्य से बंधे नहीं रहते। बोलते समय उन्हें जो भी बात सूझती है उनका उल्लेख कर देते हैं। दर्शकों की रुचि और रुझान देखते हुए कि दर्शक किस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, इसको देखते हुए भी नाटकों के रूप छोटे बड़े कर दिए जाते हैं। छोटे लिख दिया है, मिस्टेक यहाँ पे मिस्टेक है, छोटे बड़े कर दिए जाते हैं। तो ये जो नाट्य लेख है, ये अभी मैंने ऊपर जो आपको बात समझाई इसी से थोड़ा संबंधित है। आलेख का मतलब है कि नाटक की जो स्क्रिप्ट वगैरह होती है उसमें जो किरदार होते हैं वो अपने अकॉर्डिंग बदलाव कर लेते हैं। स्क्रिप्ट तो बना दी गई, जो राइटर वगैरह है थोड़ा बहुत हल्की हल्की स्क्रिप्ट बना दी गई कि आपको ऐसी ऐसी बात बोलनी है स्टेज पर जाके, मंच पर जाकर, या जो रंगमंच सजाए वहाँ पर। लेकिन जो किरदार होते हैं वो अपने आप ही जनता के लोगों, जो लोग होते हैं उनकी रुचि को देखते हुए, दर्शकों की रुचि को, रुझान को देखते हुए, जनता मैं शब्द यूज़ कर रहा हूँ, जनता आप मत लिखना, दर्शक लिखना, ठीक है। जनता तो हम ये पॉलिटिकल साइंस में यूज़ करते हैं, और एक्चुअली पॉलिटिकल साइंस से ज़्यादा लगाव है मेरा, तो जनता जनता मुँह पे आता है, तो आप दर्शक यूज़ करो, ठीक है। तो जो दर्शक हैं उनकी इंटरेस्ट को देखते हुए जो पात्र हैं वो अपनी बात को बदल लेते हैं, अलग अलग चीज़ें डाल देते हैं। इसके अलावा संगीत और नृत्य का प्रयोग। अब पारंपरिक रंगमंच में संगीत और नृत्य का प्रयोग भी होता है। किस तरह का होता है यहाँ पे समझो। पारंपरिक रंगमंच में गायन भाव प्रकट करने का मुख्य साधन है। मतलब गीत के द्वारा अपने भाव को प्रकट करना। संगीत लगभग सभी पारंपरिक नाट्य रूपों का एक प्रमुख अंग है। महाभारत अगर आपने देखी होगी, तो बहुत सारे बच्चों ने मेनली देखी होगी, तो आप देखोगे कि उसमें बीच बीच में गाने आते हैं, मतलब गीत के द्वारा कई सारी बातें समझाई जाती हैं। तो यहीं भी कहा जा रहा है कि भाव प्रकट किया जाता है संगीत के द्वारा। अधिकतर संगीत राग अनुबद्ध होता है, मतलब ज़्यादातर जो संगीत होते हैं ना वो बिल्कुल नियम के अकॉर्डिंग, जैसे सा रे गा मा कैसे गाना गाना है, बिल्कुल राग अनुबद्ध होता है, नियम के अकॉर्डिंग होता है। लेकिन परंतु पारंपरिक रंगमंच का प्राण होती है लोक धुनें। ढोलक, झांझ, मंजीरे, करताल, चिकारा, नरसिंहा, ये सब वो चीज़ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनकी मदद से संगीत वगैरह गाया जाता है। बांसुरी, अब हारमोनियम और सारंगी नाटक में आरंभ से लेकर अंत तक बजाकर बराबर बजते हैं और उत्सव का वातावरण बना रहता है।
नौटंकी का नक्कारा, मांझ का ढोलक और भवाई का भृंगल बजते ही दूर दूर से दर्शक समूह नाट्य स्थली की ओर खींचे चले आते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पर थोड़े कठिन कठिन शब्द हैं। नक्कारा, भवाई, तो ये स्थानीय शब्दों से लिए गए हैं, थोड़े कठिन शब्द हैं। इनको जरूरी नहीं है कि आपको याद ही करना पड़ेगा, हल्का हल्का जो भी वर्ड आपको याद होता है, सिंपल सिंपल, जैसे कि ढोलक, तो ये चीज़ें ठीक है। ज़्यादा जो डिफ़िकल्ट शब्द हैं उसको आप स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ कि तो नॉर्मली जो संगीत होता है वो नियम के अकॉर्डिंग होता है, लेकिन जो पारंपरिक रंगमंच है ना, वो मेनली जो नियम के अकॉर्डिंग जो संगीत होता है उस उन पर इतना ध्यान नहीं देते हैं। पारंपरिक रंगमंच में जो लोक धुनें होते हैं, स्थानीय जो गाने होते हैं, स्थानीय रीति रिवाज के अकॉर्डिंग जो गीत वगैरह होते हैं, उनका ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। और एक तरह से यहाँ पर आप समझ लो कि जो पारंपरिक रंगमंच है उसमें एक तरह से जो अभी हम देखते हैं ना, बैकग्राउंड म्यूज़िक चलता रहता है, कोई भी बोल रहा है, धुन वगैरह चलती रहती है, तो ये सारी चीज़ें पारंपरिक नाटक में भी यूज़ की जाती है। वैसे पारंपरिक में ही तो पहले की जाती रही है, अब तो हम अलग से देखते हैं जो नाटक वगैरह, उसमें तो की जाती है। गायक वृंद, वृंद का मतलब होता है समूह। लगभग सभी नाट्य रूपों में, जितने भी पारंपरिक नाटक हैं उनमें एक गायन मंडली होती है। वही चीज़ें पहले की से ही मिल रही है। ये पात्रों के संवाद गायन के अतिरिक्त ये सूत्रधार के साथ कथा गायन में भी योग देते हैं, मतलब ये गा कर बताते हैं, कथा को थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। इसके अतिरिक्त सामूहिक गान भी सामाजिकों द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। गायक कभी कभी छोटी मोटी भूमिका भी करते हैं, कभी कभी जो गायक होते हैं वो छोटी मोटी किरदार भी अपना लेते हैं, छोटे मोटे, जैसे रास लीला में सामाजियों में भी से, मतलब जो गायक हैं उनमें से कोई उठकर दुपट्टा ओढ़कर यशोदा की भूमिका के दो एक संवाद बोल देता है और फिर गायकों में आकर शामिल हो जाता है। मतलब ये है कि जो गायक है उनका भी यूज़ कर लिया जाता है, उन्हें भी कोई कोई किरदार दे दिए जाते हैं। तो यहाँ तक ये चीज़ें समझ में आ गई। इसके अलावा जो पारंपरिक रंगमंच है उसमें और भी बातें हैं, जैसे कि पात्र और चरित्र का चित्रण। ये क्या है, इसे समझो। पारंपरिक नाट्य की एक विशेषता उसी बहुप्रयोजनमयी पात्र कल्पना है। इन नाटकों में एक ही पात्र कई तरह के रूप लेता है। कभी नाटकीय कथा का वर्णन करते हुए उसका गायन और आख्याता या जो व्याख्याता है, जो व्याख्या देता है, बन जाता है। कभी रंगकर्मी के रूप में दृश्य सज्जा की सामग्री रंगमंच पर लाता ले जाता है। कभी किसी विशेष भूमिका वाला पात्र बन जाता है और कभी दर्शकों के प्रतिनिधि के रूप में अनेक कथा स्थितियों पर टिप्पणी करते हुए प्रदर्शन और दर्शकों के पारंपरिक संबंध को गहरा बनाता है। सिंपल, यहाँ पर ज़्यादा गहराई में मत समझो, सिंपल समझो कि जो पारंपरिक नाट्य रंगमंच है, इसमें हम देखते हैं कि एक ही व्यक्ति कई सारे किरदार अपना लेता है। कई बार वो रंगकर्मी बन जाता है, मतलब लोगों को सजाने वगैरह वाला बन जाता है। कई बार वो खुद ही कोई रूप अपना कर मंच पर आ जाता है। तो ये एक ही इंसान कई तरह के किरदार अपना लेता है। तो ये सारी चीज़ें रंगमंच में, जो पारंपरिक रंगमंच है उसमें फॉलो होती हैं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, बात कर रहे हैं मंच विधान की। मंच विधान क्या है, इसे समझ लेते हैं। लास्ट में कंक्लूजन भी देखेंगे तो काफ़ी बेटर तरीके से सारी चीज़ें समझ में आएंगी। पारंपरिक रंगमंच की प्रस्तुति अधिकतर खुले मंचों पर होती है। कभी कभी मंदिरों के साथ लगे हुए स्थानों में अथवा मेलों तमाशों में शामियानों में मंच बना लिए जाते हैं। कभी तो सड़क पर या ग्रामों में पंचायत घर में नाट्य प्रस्तुतियाँ होती हैं। कुछ नाट्य रूप जैसे औकिया नाट या रामलीला के मंचों की अपनी विशेषता होती है। मंच पर दृश्य सज्जा की सामग्री कम से कम होती है। कुछ छोटे छोटे उपकरण मात्र होते हैं जिन्हें उठाने वाले रखने का काम पात्र स्वयं कर लेते हैं। अभिनय क्षेत्र को नाटकीय कथा के अनुसार किसी प्रकार की विशिष्टता नहीं दी जाती। मंच कभी महल बन जाता है, कभी उपवन, तो कभी नदी का किनारा और उसमें रखा हुआ एकाकी स्टूल। यदि हुआ तो कभी सिंहासन बनता है। अगर कोई स्टूल है तो उसे सिंहासन के रूप में भी यूज़ कर लेते हैं। कभी निकुंजों का आसन और कभी सरिता तट की सीढ़ी, जिस पर जिस पर काल्पनिक कपड़े रखकर नायिका स्नान करने उतर जाती है। कहने का मतलब दोस्तों, यहाँ पर ज़्यादा हार्ड है तो इधर मतलब ज़्यादा डीप नहीं समझाऊंगा आपको, सिंपल समझाऊंगा।
मंच विधान का मतलब है कि जो मंच सजाए जाते हैं वो कहीं पर भी लगा लिए जाते हैं, उसका कोई फिक्स स्थान नहीं है कि एक इसके लिए कोई नियम है कि बिल्कुल फिक्स एक स्थान होना चाहिए। मतलब जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा दर्शक आ सकें, ऐसा कोई स्थान जो कि गाँव वगैरह का एक मुख्य स्थान हो थोड़ा-सा, वहाँ पर या जहाँ पर भी सही लगता है वहाँ पर मंच लगा लिए जाते हैं। और मंच में बदलाव भी हो सकता है, कई बार वो मंच कुछ और बन जाता है, कई बार कुछ और हर एक चीज़ का मंच में यूज़ किया जाता है। जो किरदार होते हैं वो खुद ही, जैसे कि नॉर्मली क्या होता है कि जो हीरो हीरोइन होते हैं उनको कितनी ज़्यादा इज्जत दी जाती है। हम जो फ़िल्में देखते हैं उसमें जो हीरो हीरोइन है वो कितने अमीर होते हैं। अमीर का मतलब है कि उनको कितनी तरह की सेवाएँ, सर्विस दी जाती है। उन्हें खुद कुछ काम नहीं करना, उन्हें बस डायलॉग बोलना होता है और उन्हें उनसे कई बार कितनी सारी रिक्वेस्ट की जाती है। लेकिन पारंपरिक रंगमंच में ऐसा नहीं है। पारंपरिक रंगमंच में जो किरदार वगैरह हैं, अभिनेता वगैरह हैं, वो खुद ही कई सारे काम करते हैं। ठीक है? ये चीज़ें हैं। इसके अलावा वेशभूषा और मुख सज्जा, अब ये देख लेते हैं स्पेशली वेशभूषा किस तरह की होती है पारंपरिक रंगमंच में। विभिन्न पारंपरिक नाट्य रूपों में इस संबंध में बड़ी विविधता पाई जाती है, परंतु एक बात उनमें समान है, सभी की वेशभूषा में भड़कीलापन होता है। देखो, कपड़ों में बहुत अलग-अलग विविधता पाई जाती है, डाइवर्सिटी पाई जाती है। अलग-अलग तरीके के कपड़े पारंपरिक रंगमंच वाले जो लोग हैं, करते हैं, जो किरदार हैं, वो अलग फ़ॉलो करते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें कॉमन हैं कपड़ों में, वेशभूषा में कुछ चीज़ें कॉमन हैं, वो ये है कि उनके जो कपड़े होते हैं, भड़कीले होते हैं वो। मतलब बहुत ज़्यादा रंग, गाढ़ा-गाढ़ा रंग होता है, जो चमक-धमक वाले कपड़े होते हैं, सितारे लगे रहते हैं बहुत सारे। कीम, घाव, मखमल, गोटा, काला बत्तू मतलब चमकीला नायलॉन से संबंधित है। ये सारी चीज़ें से बने झिलमिलाते वस्त्रों के तेज चटकीले रंग, चमकदार भारी मुकुट, केयूर और भुजबंद, कुछ कठिन शब्द आ रहे हैं उसको स्किप भी कर सकते हैं। लंबे चौड़े हार, मेखलाएँ, या तो आप याद भी कर लो इन वर्ड्स को, कोई दिक्कत नहीं। कमरबंद और भाँति-भाँति के मुखौटों का प्रयोग होता है। तो ये यहाँ पर आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। जो वेशभूषा है उसमें बहुत तरह-तरह के यूज़ किए जाते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें कॉमन है, वो ये है कि इनके जो कपड़े होते हैं वो काफ़ी भारी होते हैं और ऐसे बहुत ज़्यादा चमचमाते कपड़े होते हैं और अलग-अलग तरह के ये मुखौटों का भी प्रयोग करते हैं। वेशभूषा यथार्थपरक नहीं होती। मतलब हकीकत में जो वेशभूषा होती है, जैसे हम लोग नॉर्मल कपड़े पहन रहे हैं ना आज के टाइम पर, बहुत ज़्यादा रंगीले, चमक-धमक इतना नहीं ना, तो हकीकत के कपड़ों से वो अलग कपड़े होते हैं। किसी भी समय नौटंकी हो या रंगमंच सजाया जाए, वो अलग तरह के थोड़े कपड़े होते हैं। रामलीला और रासलीला नाटकों के राम और कृष्ण, रामलीला में राम है, रासलीला में कृष्ण है, तथा नौटंकी के महाराज भवाई के मुगल सरदास सर सरदासर सब एक ही तरह के मुगल कालीन चोगे पहनते हैं। कभी-कभी पात्रों के चरित्र के हिसाब से वेशभूषा का रंग निर्धारित होता है, जैसे रामलीला में राक्षसों की काली पोशाकें। तो यहाँ पे बात की गई है कि रामलीला हो, रासलीला हो और या दूसरा जो नाटक है, वहाँ पे हम देखते हैं कि जो कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं, जैसे कि मुकुट वगैरह हो गया। मुकुट वगैरह के अलावा जो मतलब जो सर पे पहनने के लिए जो मुकुट वगैरह हैं, कई चीज़ें ऐसे कॉमन होती हैं। और कई बार जो चरित्र होता है, कैरेक्टर होता है, उसके हिसाब से कपड़े तय किए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर रामलीला में जो राक्षस हैं, उनके भाई राक्षस हैं तो काले कपड़े सूट करेंगे उनके ऊपर। यहाँ पे एक शब्द आया मुगल, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ये थोड़ा अलग कहानी है भवाई की, तो कंफ्यूज मत होना। अधिकतर नाट्य रूपों में पुरुष स्त्रियों का अभिनय करते हैं। बहुत सारे नाटक ऐसे हैं जिसमें पुरुष ही स्त्री बन के अभिनय करते हैं, एक्टिंग करते हैं। पुरुषों को स्त्री सज्जा देने में विशेष सावधानी नहीं बरती जाती। मतलब बहुत अच्छे से, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पुरुषों को बिल्कुल अच्छे से स्त्रियां बना दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। कभी-कभी तो घूंघट में मूंछ छिपाकर शेष साधन स्त्रियों की तरह कर लिए जाते हैं और समूचे प्रदर्शन में वे पात्र अपना घूंघट ही नहीं उठाते, जैसे भवाई या रास लीला यशोदा आदि के अभिनय में। तो मतलब ये है कि नॉर्मली वो पुरुष स्त्री बनकर आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं करते कि वो स्त्री लगें, नॉर्मली वो कर आ जाते हैं, बस ये पहचान हो कि वो स्त्री बने हैं। देश भर के लगभग सभी पारंपरिक नाट्य रूपों में मुखौटों का प्रयोग होता है। अधिकतर मनुष्येतर पात्रों देवता अथवा राक्षस मुखौटे लगाते हैं। मुखौटों का निर्माण उसी अंचल यानी कि क्षेत्र में होता है जहाँ का वह नाट्य रूप होता है। मुखौटे बड़े ही कलात्मक, रंग विविधता
हुलिये हुए आकर्षक होते हैं। देखो दोस्तों, जो पारंपरिक नाटक है उसमें बहुत बड़े पैमाने पर मुखौटों का प्रयोग किया जाता है। और जो मुखौटे होते हैं ना, अगर कोई देवता बना है तो देवता के रूप में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है, राक्षस बना है तो राक्षस के रूप में व्यक्ति मुखौटे का प्रयोग करता है। और ये जो मुखौटे हैं वो स्थानीय जिस लोक नाट्य नाटक जो भी लोक नाटक किया जा रहा है उससे प्रभावित होते हैं। जैसे कि रामलीला है तो वो रामायण में जो भी किरदार हैं उससे प्रभावित ही मुखौटे अपनाए जाएंगे, ठीक है, दूसरे नाटक के नहीं। और जो स्थानीय लेवल जैसे कि कर्नाटक वगैरह में अलग अलग तरीके के मुखौटे अपनाए जाएंगे, क्योंकि वहाँ का क्षेत्रीय थोड़ा चीज़ें अलग हैं। तो यहाँ चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। इसकी बात है संस्कृत रंगमंच के कुछ पात्र और रूढ़ियाँ। पारंपरिक नाट्य रूपों में कुछ पात्र और रूढ़ियाँ संस्कृत से लिए गए हैं, मतलब जो पुराने ग्रंथ हैं उनसे लिए गए हैं। संस्कृत के कुछ ग्रंथ हैं वहाँ से लिए गए हैं। सभी नाट्य रूपों में चाहे धार्मिक हों या अथवा लोकपरक पूर्व रंग अवश्य नियोजित होता है। अधिकतर इसमें गा बजाकर गणपति की वंदना की जाती है। मतलब देखो दोस्तों, बहुत सारे अंतर होते हैं। पारंपरिक जो नाट्य रूप हैं अलग अलग हम देखें, अलग अलग जो रंगमंच हैं पारंपरिक उसमें अलग अलग अंतर होता है, बट बहुत सारी चीज़ें सामान्य होती हैं, कॉमन होती हैं। और जो संस्कृत रंगमंच रहे हैं, जो स्पेशली जो संस्कृत ग्रंथ से संबंधित रंगमंच रहे हैं, उनसे बहुत सारे रंगमंच प्रभावित रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें संस्कृत रंगमंच से ली गई होती हैं। और एक चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन होती है, वो ये होती है कि सब किस तरह से स्टार्टिंग करनी है नाटक की। जैसे कि एक गणपति वंदना हो गई, एक आरती हो गई, कोई किसी भगवान की आरती हो गई, उसको गाकर शुरू किया जाता है नाटक। तो ये चीज़ें कॉमन होती हैं, ये चीज़ें अपनाई गई हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पर हम पढ़ रहे थे कि आखिर पारंपरिक रंगमंच में क्या-क्या चीज़ें कॉमन हैं, क्या-क्या सामान्य प्रवृत्तियाँ अपनाई जाती हैं। तो हमने पढ़ा कि कथा, नक या विषय वस्तु अपनाई जाती है, इस तरह की हमने यहाँ पे पढ़ ली, ठीक है। इसके बाद संवाद, भाषा शैली क्या चीज़ें हैं, इनको हमने पढ़ा इसमें। अब जो पारंपरिक रंगमंच है उसका नाट्य आलेख कैसे होता है, देखा गया तो बिल्कुल सुनिश्चित, ऐसा नहीं कि बिल्कुल सुनिश्चित जो लिख दिया गया है वही डायलॉग बोले जाएंगे, ऐसा नहीं होता पारंपरिक रंगमंच में। संगीत का, नृत्य का प्रयोग किया जाता है। किस तरह के संगीत नृत्य प्रयोग होते हैं यहाँ पे थोड़ा बता दिया। स्पेशली जो स्थानीय गीत वगैरह होते हैं उनका प्रयोग ज़्यादा होता है। ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल अच्छे से गाया जाए। फ़िल्म वगैरह होती है वो अलग चीज़ हो जाती है, बट जो छोटे जो रंगमंच होते हैं, पारंपरिक रंगमंच वगैरह होते हैं, उसमें थोड़ी चीज़ें इधर-उधर हो जाती हैं। अपने हिसाब से जो किरदार होते हैं वो कुछ चीज़ें अपने हिसाब से अपनाते हैं। एक ही किरदार कई सारे किरदार अपना लेता है एक ही व्यक्ति। मंच कहीं भी लग जाते हैं, ज़रूरी नहीं कि फ़िक्स रहें, ये इनको हमने समझा। वेशभूषा को देखा हमने, मुखौटे का प्रयोग देखा पारंपरिक रंगमंच में, तो ये सारी चीज़ें थी। कॉमन है, नहीं भी समझ में आया तो एक बार और देखेंगे, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। धीरे-धीरे आपको सारी बातें समझ में आएँगी। नोट्स थोड़े हार्ड हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको नोट्स रटने पड़ेंगे। जितनी बातें समझ में आ रही हैं उनको 1-2 बार और समझो। जब समझ में आ जाए तो उसी को बनाकर आप अपना आंसर काफ़ी बेटर तरीके से लिख सकते हो। कुछ कीवर्ड्स होते हैं, वर्ड्स होते हैं, उन्हें आप लर्न भी कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। आगे का लेक्चर भी देख लेना, इम्पॉर्टेंट है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।